अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वन डायमेंशनल सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है। तो उसमें हमने क्या बात की थी कि वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, मतलब वेव इक्वेशन के लिए हम कौन सा सोल्यूशन जो है वो लिखेंगे। ठीक है। तो फिर आपको मैंने उसमें कुछ बातें की थी। अगर हमने वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है तो वहाँ पे हमने के की बात की थी कि एक कांस्टेंट था वहाँ पे। ठीक है। और के जो है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा था। ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि के जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं, क्योंकि के एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की तीन वैल्यूज हो सकती है। कांस्टेंट या तो ज़ीरो होगा, या पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा। ठीक है। तो पहले तो हमने दो केसेस को पढ़ाई है। लास्ट लेक्चर में हमने दो केसेस को पढ़ा था कि जब हम के को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जो यू की वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू क्या होगी। ठीक है। और अगर हम के को पॉजिटिव पुट करेंगे तो हमने के को लिया था के इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है। तो हमने जो सेकंड केस लिया था उसमें हमने कहा था कि के इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम के को पॉजिटिव पुट करेंगे तो हमारा जो यू का जो सोल्यूशन आएगा यू एक्स टी जो है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है। यू का सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, यू किस फॉर्म में होगा। तो हमने ये दो बातें की थी कि के को हम जब ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारा यू जो है वो क्या आएगा। जब हम के को पॉजिटिव पुट करेंगे पी स्क्वायर तो हमारा जो यू है वो क्या आएगा। ठीक है। तो हमने दो केसेस की बात की थी। फिर आपको मैंने कहा था कि इसके तीन केसेस होते हैं, क्योंकि के ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने ज़ीरो और पॉजिटिव के केसेस जो है वो पढ़े थे। ठीक है। आज हम जो है वो थर्ड केस स्टार्ट करेंगे, केस थ्री। ठीक है। तो केस थ्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो इक्वेशन हमने निकाले थे के इज इक्वल टू ज़ीरो से जो हमने यू की वैल्यू निकाली थी, और के इज इक्वल टू पी स्क्वायर से हमने जो यू की वैल्यू निकाली थी, वो आपको मैं यहाँ पे टॉप पे लिख देता हूँ पहले। ठीक है। जब ताकि आपको रिपीट जो है वो हो जाए और आपको याद रहे। तो वो हमने क्या लिखा था कि u ऑफ एक्स टी, जब हम k को ज़ीरो पुट कर रहे थे तो u ऑफ एक्स टी जो हमारा इक्वेशन नंबर 5 वो आ रहा था c1 t प्लस c2 c3x प्लस 4। ठीक है। ये हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। फिर हमने जब k को पॉजिटिव पुट किया, मतलब k इज इक्वल टू पी स्क्वायर जब हमने पुट किया था, तो उसमें हमारे पास जो u की वैल्यू आई थी इक्वेशन नंबर 8। ठीक है। इक्वेशन नंबर 8 की जो वैल्यू आई थी वो थी u एक्स टी इज इक्वल टू c1 e टू पावर पी सी टी प्लस c2 e टू पावर माइनस पी सी टी। ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में क्या था, c3 e टू पावर पी एक्स प्लस c4 e टू पावर माइनस पी एक्स। ठीक है। ये हमारा क्या था, इक्वेशन 8। ठीक है। और ये कौन सा इक्वेशन था, ये इक्वेशन 5 था। और ये हमारा क्या आया था, इक्वेशन 8। जब हमने k की वैल्यू ज़ीरो पुट की तो उससे ये इक्वेशन आया था। ठीक है, सोल्यूशन। और जब हमने k की वैल्यू पॉजिटिव पुट की पी स्क्वायर, तो उसका जो सोल्यूशन है वो ये आया था। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे केस नंबर थर्ड पे। ठीक है। कि हमारा जो थर्ड केस है वो क्या होगा। ठीक है। तो केस नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि k इज इक्वल टू नेगेटिव, कि हमारे पास अगर k की वैल्यू नेगेटिव होगी तो जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है। u की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अब पढ़ेंगे कि k इज इक्वल टू निगेटिव। अगर हम k को निगेटिव ले लें तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा। ठीक है। तो पॉजिटिव में आपको याद होगा मैंने लिखा था k इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव की बात कर रहे थे। अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, k इज इक्वल टू निगेटिव, तो हम यहाँ पे करेंगे k इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि नेगेटिव है, माइनस पी स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के की जगह पे पुट करेंगे। ठीक है। तो हम जब k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर पुट करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में। ठीक है। पुट k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एंड इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है। तो इक्वेशन 3 और 4 में जब हम k की वैल्यू को माइनस पी स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन 3 है वो क्या हो जाएगा, टी डबल प्राइम माइनस
माइनस के की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो जाएगा सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज दैट के टी डबल प्राइम माइनस माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा टी डबल प्राइम प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे ये आ जाएगा, ठीक है। जब हम के को माइनस पी स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम के इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लें, ये तो हमने जब इक्वेशन 3 में पुट किया तो ये वैल्यू आई है उसकी, जब हम उसको इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स डबल प्राइम माइनस माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सो इट इम्प्लाइज दैट एक्स डबल प्राइम प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये है टी डबल प्राइम प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। जब हम इसको लेंगे इस वाले फंक्शन को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑपरेटर के फॉर्म में हम इसको किस तरह लिखेंगे, डी ऑपरेटर के फॉर्म में ये होगा डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 9 नाम दे दें, ठीक है। जब हम इसको डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 0। इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 8 तक पहुंच गए थे। और जब हम इसको डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे, इसको एक्स डबल प्राइम प्लस पी स्क्वायर एक्स, इसको डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। इसको इक्वेशन 9 ये यहाँ से आया, ठीक है, और इसको इक्वेशन 10 ये यहाँ से आया, ठीक है। तो इक्वेशन 10 इस इक्वेशन से आया है और इक्वेशन 9 इस इक्वेशन से आया है, जब हम इसको डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, डी ऑपरेटर के फॉर्म के बाद हम क्या करेंगे, डी ऑपरेटर के फॉर्म के बाद आपको याद होगा कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में डी ऑपरेटर के बाद हम क्या करते थे, उसका हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन फॉर इक्वेशन 9, ठीक है। इक्वेशन 9 का एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, तो आप देखें एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 9, इस इक्वेशन 9 का एक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, डी की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एम, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 9 का एक्सिलरी इक्वेशन होगा। अगर आपको याद हो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो इस इक्वेशन 9 का जो एक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो एम की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पी इंटू सी, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तो जनरल मैथमेटिक्स ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पी इंटू सी, आप कह सकते हैं एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई पी सी, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह आ रहा है एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो अगर आपने इस सी एम की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे एम की वैल्यू को आप जब निकालेंगे तो वो क्या होगी, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई पी एन टू सी, ठीक है। तो ये एम की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई पी सी, ये कौन सा फॉर्म है, ये कम्प्लेक्स का फॉर्म है, ठीक है। तो जब एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स या एम की जो वैल्यू, एम की जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाए तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या होगा, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि अगर एम की जो वैल्यू है या एम के जो रूट्स हैं या एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाए तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, कि अगर हमारे पास एम की जो वैल्यू है वो आ जाए एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई
पी सी, ठीक है। ये हमारे पास m की वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। तो अगर एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाए तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो किस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वो होगा, इसका जो जनरल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका, जब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में m के जो रूट्स हैं वो अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाए तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो किसके इक्वल होता है। पहले तो आप समझ लें कि अगर m के रूट्स कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आते हैं तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जनरल फॉर्म होता है m इज इक्वल टू a प्लस माइनस आई इंटू बी, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। अगर आपके पास कोई एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स इस फॉर्म में आ रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इसका अपना अलग से एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स इस फॉर्म में आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, m इज इक्वल टू a प्लस माइनस आई इंटू बी, ठीक है। तो इसका कुछ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस फॉर्म में आता है, जनरल फॉर्म, वो होता है e टू पावर ए एक्स सी वन कॉस ए कॉस बी टी प्लस सी टू साइन बी इंटू टी, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आपके पास m के रूट्स कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ रहे हैं, इस फॉर्म में आ रहे हैं, ये a प्लस माइनस आई बी, ठीक है। अगर आपके पास m के रूट्स कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ रहे हैं तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जनरल फॉर्म होता है वो होता है सी एफ इज इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स सी वन कॉस बी टी प्लस सी टू साइन बी टी, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे आ जाए, हमारे पास तो ये सोल्यूशन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ए की जगह यहाँ पे क्या है, ए की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ए की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की जगह यहाँ पे पी सी, ठीक है। तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई पी सी, इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, यहाँ पे टी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टी इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स। तो यहाँ पे आप ए को देख ले, ए यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू को 0 पुट कर ले तो ई टू पावर 0 क्या हो जाएगा, ई टू पावर 0 जो है वो इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो हम इस टर्म को जो है यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आता है ई टू पावर 0, ठीक है। और ई टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, सी वन कॉस बी की जगह यहाँ पे पी सी, तो कॉस पी सी टी प्लस सी टू साइन बी की जगह यहाँ पे क्या आया है, पी सी एन टू टी, ठीक है। तो हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा उसका सोल्यूशन क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का टी इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे टी की बात हो रही है, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू सी वन कॉस पी सी टी प्लस सी टू साइन पी एन टू सी टी। ये पी सी यहाँ पे कहाँ से आया है, यहाँ पे आप बी की जगह यहाँ पे देख लें, बी की जगह यहाँ पे क्या है, पी सी, ठीक है। तो बी की जगह मैंने यहाँ पे पी सी पुट किया, फिर यहाँ पे बी है, तो बी की जगह यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई है, वो है पी सी, ठीक है। तो सी वन कॉस पी सी टी प्लस सी टू साइन पी सी टी, ये टी की वैल्यू आ जाएगी, इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं फिर से रिपीट करवाता हूँ, अगर आपके पास m के जो रूट्स है या एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स है वो अगर कम्प्लेक्स के फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब इस फॉर्म में, ये कम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए हमारे पास इस फॉर्म में आई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, वो 0 है, और b जो है वो पी सी है, ठीक है। तो अगर हम इसको इसके फॉर्म में लिखना चाहें तो हो क्या होगी, t इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा, तो इक्वेशन 9 का एक्सिलरी इक्वेशन तो आ गया, ठीक है। एक्सिलरी इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 10 पे, कि इक्वेशन नंबर 10 का एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा और इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 10 पे अगर हम आ जाएं तो इक्वेशन 10 क्या है, इक्वेशन 10 को आप देख लीजिए, है टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, एक्सिलरी इक्वेशन फॉर 10, ठीक है। तो इक्वेशन 10 का एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर
इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 10 का ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा, m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू को निकालना चाहें तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई एन टू पी, ठीक है, या m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा एन टू पी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें m की वैल्यू जो है, m के जो रूट्स है वो फिर से किस फॉर्म में आए हैं, कम्प्लेक्स के फॉर्म में आए हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास m के जो रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स के फॉर्म में आ रहा है तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो क्या होता है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम इक्वेशन 10 में किसकी बात कर रहे थे, x की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स, तो यहाँ पे ए फिर जीरो है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ए को जीरो पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू पावर जीरो, ई पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये तो चला जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या रहता है हमारे पास यहाँ पे c1 कॉस b की जगह यहाँ पे क्या है p, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए b की जगह क्या है p, ठीक है। तो यह हो जाएगा कॉस p t प्लस, अच्छा यहाँ पे हमने c1 और c2 की बात की है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे c3, ठीक है। तो c3 cos pt प्लस c2 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा c4, ठीक है, साइन bt। तो b की जगह यहाँ पे क्या है p, तो साइन p इंटू t, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई, t इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमारे पास t की भी ये वैल्यू आई है और x की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम t की बात कर रहे हैं तो हमने लिखा था t इज इक्वल टू सी वन कॉस पी सी टी प्लस सी टू साइन पी सी एन टू टी, ठीक है। तो हम यहाँ पे t की बात कर रहे थे, लेकिन इक्वेशन 10 में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, x की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू सी थ्री कॉस पी, यहाँ पे t की जगह x लिखेंगे, ठीक है, प्लस सी फोर साइन पी, और टी की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सी थ्री कॉस पी एक्स प्लस सी फोर साइन पी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई और टी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 था, हम क्या करते थे, हम एक्स और टी की वैल्यू निकालते थे हर कंडीशंस में, हर केस में, ठीक है। हमने पहले जो 2 केसेस पढ़े उसमें हमने एक्स और टी की वैल्यू निकाली है और उसको हमने जाके इक्वेशन 2 में पुट किया, ठीक है, हमने यू की वैल्यू निकाली है। तो इस तरह यहाँ पे भी हम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इस एक्स और टी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। तो वो क्या था, इक्वेशन 2 यू एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एन टू टी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन था यू का, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर लें तो वो क्या हो जाएगी, यू एक्स टी इज इक्वल टू, टी की जगह ये पुट कर ले तो ये क्या हो जाएगी, सी वन कॉस पी सी टी प्लस सी टू साइन पी सी टी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस टी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सी वन कॉस पी सी टी प्लस सी टू साइन पी सी एन टू टी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक्स है तो एक्स की वैल्यू ये आई है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सी थ्री कॉस पी एक्स प्लस सी फोर साइन पी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, यू का, यू का एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, यू एक्स टी इज इक्वल टू, हमने टी और एक्स की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी, ठीक है, एक्स और टी की जगह। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है, लास्ट एक्सप्रेशन, वो ये है, ठीक है। इस इक्वेशन को आप, हम कौन से इक्वेशन तक पहुंच गए थे, इक्वेशन 9 10, इसको नाम आप दे दें इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 11। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन नंबर 11 हो गया, ठीक है। तो हमने u की वैल्यू निकाल ली जब हम k को नेगेटिव पुट कर रहे थे, ठीक है। जब हमने k को नेगेटिव ली, k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, तो हमने जो u की वैल्यू निकाली है वो इस फॉर्म में आई, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा जो इक्वेशन 5 आया था जब हमने k को ज़ीरो पुट किया था, k को हमने जब ज़ीरो पुट किया था तो हमारे पास जो एक u की वैल्यू आई थी वो क्या थी, u एक्स टी इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 5 वो क्या था, सी वन टी प्लस सी टू
ठीक है, C3x प्लस C4, ठीक है। ये हमारे पास क्या आई थी, C1t प्लस C2 C3x प्लस C4, ये हमारे पास इक्वेशन 5 आएगा, ठीक है। अच्छा, जब हमने k को पॉजिटिव पुट किया था तो वहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू क्या आई थी, uxt इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 8 को आप देख लें तो इक्वेशन 8 हमारे पास क्या आया था, uxt इज इक्वल टू C1 e टू पावर pct प्लस C2 e टू पावर माइनस pct, ठीक है, C3 e पावर px प्लस C4 e पावर माइनस px, ठीक है। तो हमने जब k को 0 पुट किया था तो u की ये वैल्यू आई थी, ठीक है। जब हमने k को पॉजिटिव पुट किया था तो u की ये वैल्यू आई थी, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। जब हमने k को 0 पुट किया था तो u की वैल्यू क्या आई थी, uxt इज इक्वल टू C1t प्लस C2 C3x प्लस C4, ठीक है। यू की वैल्यू आई थी जब हमने k को 0 पुट किया था। जब हमने k को पॉजिटिव पुट किया था तो u की वैल्यू वहाँ पे क्या आई थी, uxt इज इक्वल टू C1 e टू पावर pct प्लस C2 e टू पावर माइनस pc इंटू t, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय C3 e टू पावर px प्लस C4 e टू पावर माइनस px, ठीक है। जब हमने k को 0 पुट किया था तो u की वैल्यू ये आई थी, ठीक है। जब हमने k को पॉजिटिव पुट किया तो u की वैल्यू ये आई है, ठीक है। जब हमने k को नेगेटिव पुट किया है तो उसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। इक्वेशन नंबर 11 को आप देख लें, जो इक्वेशन 11 है वो क्या है, जब हमने k की वैल्यू को नेगेटिव पुट किया तो ux की वैल्यू क्या आई है, uxt की इज इक्वल टू C1 cos pct प्लस C2 sin pc into t multiplied by C3 cos px प्लस C4 sin px, ठीक है। तो हमने जब k को 0 पुट किया तो u की ये वैल्यू आई थी। जब हमने k को पॉजिटिव पुट किया तो u की वैल्यू ये आई है। जब हमने k को नेगेटिव पुट किया तो u की जो वैल्यू है वो ये आई है, ठीक है, इक्वेशन 11, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि 3 केसेस होते हैं, ठीक है, k के 3 केसेस बनते हैं क्योंकि k 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने हर एक की u की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। ये आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि हमने k को 0 पुट करना है, उसकी u की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। फिर हमने k को पॉजिटिव पुट करना है, उसका u निकालना है। फिर हमने u को नेगेटिव पुट करना है और उसकी u निकालनी है, ठीक है, u की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इन तीन यू को निकालेंगे, तीनों के जब इक्वेशन को जब निकालेंगे, सोल्यूशन को निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन जो है वो हमारे वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कौन सा इक्वेशन जो है वो हमारे वेव इक्वेशन के लाने के लायक है, ठीक है। ये आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम 3 केसेस को स्टडी करेंगे, k इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हम इन तीनों को पुट करेंगे, ठीक है। पहले हम k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, उसकी u को निकालेंगे, ठीक है। फिर हम k को पॉजिटिव पुट करेंगे, उसका u निकालेंगे। फिर हम k को नेगेटिव पुट करेंगे और उसका u निकालेंगे, ठीक है। और फिर इन तीनों में देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन जो है वो वेव इक्वेशन कहलाने के लायक है, मतलब वो वेव इक्वेशन की क्वांटिटीज या उसके एप्लीकेशंस, या आप दूसरा कह सकते हैं कि उसकी मीनिंग्स को जो है वो सेटिस्फाई करता है, उसकी फिजिकल मीनिंग्स को वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। कौन सा इक्वेशन जो है या कौन सी यू की वैल्यू जो है वो वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या वेव इक्वेशन कहलाने के लायक है, ठीक है, उसके फिजिकल मीनिंग्स को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी वो देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन जो है वो हमारा वेव इक्वेशन कहलाने के लायक है, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको देखेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा है, जब हम k को 0 पुट कर रहे थे और u की वैल्यू ये आई थी, तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप t को इंक्रीज करते जाएंगे
तो u की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अगर x को इंक्रीज करते जाएंगे तो x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अगर t को डिक्रीज करते जाएंगे तो u की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अगर x को डिक्रीज करते जाएंगे तो u की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये अलजेब्रिक के फॉर्म में है, ठीक है। जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपको नजर आ रहा है ये अलजेब्रिक के फॉर्म में है कि अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। अगर एक इंक्रीज हो रहा है, अगर आप एक चीज को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यू इसके साथ इंक्रीज हो रहा है। अगर आप उसको डिक्रीज कर रहे हैं तो यू भी उसके साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम नहीं लिख सकते, ठीक है। मैं अभी आपको बता दूंगा कि क्यों नहीं लिख सकते। अच्छा, इक्वेशन 2 पे आ जाए। इस इक्वेशन पे जब हम C1 इज ई टू पावर पी सी टी प्लस C2 ई टू पावर माइनस पी सी टी, इस फॉर्म में अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आया है, ठीक है, तो अगर आप इसको बढ़ाते रहेंगे तो u की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये एक्सपोनेंशियल जो है ये बढ़ रहा है तो इसके साथ u की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में जब आता है तो उसको अगर आप एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा भी उसके साथ बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे e टू पावर पी सी टी तो इसके साथ u ये बढ़ता जाएगा। अगर आप इसको बढ़ाते गए तो इसके साथ u भी जो है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस इक्वेशन को भी वेव इक्वेशन नहीं कह सकते, हम इसको सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन पे आ जाए, जो इक्वेशन थर्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इक्वेशन 3, यूज द फंक्शन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये कॉस और साइन के फॉर्म में है, ये भी कॉस और साइन के फॉर्म में है। तो कॉस और साइन का मतलब क्या होता है कि एक दफा वो बढ़ रहा है, ठीक है, एक दफा जो है वो घट रहा है, ठीक है। एक दफा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दूसरी दफा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर एक दफा डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी दफा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कॉस और साइन का यही मतलब होता है ना, कि जब कोई चीज़ जो है वो इंक्रीज होती है तो ठीक है, उसके बाद वो डिक्रीज भी हो जाती है, इसलिए हम उसको लिखते हैं कॉस और साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, जब एक बढ़ रहा है, ठीक है, तो दूसरा जो है वो घट रहा है, ठीक है। फिर जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा जो है वो घट रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाए वेव इक्वेशन पे, या सॉरी स्ट्रिंग के वेव्स पे आ जाए। स्ट्रिंग पे जब आप स्ट्रिंग को मेन पोजीशन से खींचते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर आप इसको मेन पोजीशन से खींचते हैं इस डायरेक्शन में और फिर आप इसको छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, वो स्ट्रिंग जो है इस फॉर्म में ऑसिलेट होता है, इस फॉर्म में उसके वेव्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे भी देखें, इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, ठीक है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रिंग को देखें, वेव्स को अगर हम देखें तो वेव्स के लिए ये सोल्यूशन जो है ये सेटिस्फाई करता है, ये सोल्यूशन जो है उसकी फिजिकल मीनिंग्स को, वेव्स के फिजिकल मीनिंग्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया ना कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को आप खींचते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर स्ट्रिंग को छोड़ दें तो स्ट्रिंग क्या करेगा, उसमें वेव्स बनेगी ऑसिलेशन के फॉर्म में, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या होगा, अगर आप उसको खींचेंगे स्ट्रिंग को, ठीक है, तो वो और उसको फिर छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, उसमें ऑसिलेशंस बनेगी, ठीक है, उसमें वेव्स बनेगी ऑसिलेशन के फॉर्म में। तो उसके जो ऑसिलेशन के फॉर्म में वेव्स होती है वो इस फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है। वो अपनी मेन पोजिशन के इर्द गिर्द जो है वो अबाउट जो है वो ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, इस तरह के फॉर्म में उसके जो वेव्स है वो बनेंगे, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रिंग को खींच रहे हैं इस तरह से और फिर छोड़ रहे हैं तो ये क्या करेगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, मतलब अपनी मेन पोजीशंस के इर्द गिर्द जो है ये घूमता रहेगा, ठीक है। अपनी मेन पोजीशन से कभी इस तरह जाए, इस साइड पे जाएगा और कभी इस साइड पे जाएगा अपनी मेन पोजीशन पे, ये इसकी मेन पोजीशन है। तो कभी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा, फिर से इंक्रीज होगा, फिर से डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप कॉज और साइन को भी देख लें। कॉज और साइन का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 जब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इक्वेशन 3, ये इक्वेशन जो है ये फिजिकल मीनिंग्स ऑफ वेव इक्वेशन को जो है उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन जो है ये वेव इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाने के लायक है, ठीक है, क्योंकि ये उसके फिजिकल मीनिंग्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फिजिकल मीनिंग्स को सेटिस्फाई कर रहा है वेव्स के या ऑसिलेशन के फिजिकल मीनिंग्स को, जब स्ट्रिंग में वेव्स बनते हैं उसके फिजिकल मीनिंग्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये हमारा वेव इक्वेशन कहलाने के लायक है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये वेव इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या होगा, वेव इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हमें कंडीशंस गिवन नहीं होती तो हम कहते हैं कि हमारा जो वेव इक्वेशन जो है, वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ये है, ठीक है। अगर हमारे पास कंडीशंस गिवन नहीं होती, बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशन जो हमें स्टार्ट में गिवन थी, ठीक है, अगर वो बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन हमें गिवन नहीं होती तो हम कहते हैं कि ये हमारा वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है ये, क्योंकि ये वेव इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाने के लायक है, ये उसके फिजिकल मीनिंग्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन जो है ये वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है, अगर हमारे पास कंडीशंस नहीं होते। लेकिन आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में हमें कंडीशंस गिवन है, एक है बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, और दूसरे क्या है, इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस को उठा के इसमें पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा वेव इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस को उठाएंगे, इनिशियल कंडीशंस को उठाएंगे और उसको इस में पुट कर लेंगे, ठीक है। जो हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है और जो इनिशियल कंडीशन गिवन है उसको हम इस वेव इक्वेशन के सोल्यूशन में पुट कर देंगे। आपको मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूँ कि अगर हमें कंडीशंस गिवन नहीं होते तो ये वेव इक्वेशन का सोल्यूशन होता है ये, ठीक है। लेकिन हमें बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशंस को यहाँ पे पुट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा वेव इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आता है, ठीक है। अच्छा, तो हम कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे बाकी को मिटा देता हूँ क्योंकि ये बाकी जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है। यही इक्वेशन जो है वो हम इसको फर्दर यूज़ करेंगे, बाकी इक्वेशन जो है वो किसी भी काम के हमारे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 था, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम वो कंडीशंस यूज़ करेंगे जो हमें बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस की होती, ठीक है। तो जो बाउंड्री कंडीशंस थे, बाउंड्री कंडीशन आपको याद होंगे, स्टार्ट में बाउंड्री कंडीशन में क्या था कि u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर आपको कोई याद हो। तो वहाँ पे क्या था कि u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0, मतलब ये है कि हमने वहाँ पे x को 0 पुट किया था, ठीक है। तो अगर हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन, अगर आपको फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन याद हो तो वो क्या था, u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0, मतलब ये था कि अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो u ऑफ 0t जो है वो 0 की इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 11, हम x इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन 11 में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, u x की जगह 0, तो 0t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा C1 cos P सी टी प्लस C2 sin P सी टी मल्टीप्लाइड बाय C3 cos P x की जगह यहाँ पे 0 पुट कर लें, ठीक है, प्लस C4 sin P x की जगह यहाँ पे 0 पुट कर लें, ठीक है। अच्छा, इसको फर्दर क्या लिखेंगे, u ऑफ 0t इज इक्वल टू C1 cos P सी टी प्लस C2 sin P सी टी, C3 cos 0, cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, और sin 0 क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे है sin P एंड टू 0, क्योंकि हमने x को 0 पुट किया, तो अगर हम यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0, ये हो जाएगा sin 0, ठीक है। तो cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, C3, ठीक है, और sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, C3 मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो u0t इज इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है। फिर कंडीशन क्या था कि बाउंड्री कंडीशन जो है वो हमारे पास ये था कि अगर हम x को 0 पुट कर रहे हैं, मतलब u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0, अगर हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो u जो है वो 0 की इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हमने x को 0 पुट किया है, तो u ऑफ 0t वो किसकी इक्वल है, u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0, तो मतलब ये है कि ये टर्म जो है ये किसकी इक्वल हो जाएगा,
ये टोटल टर्म जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0, ये बाउंड्री कंडीशन था हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखें u ऑफ 0t क्या है, यहाँ पे आया है, तो u ऑफ 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0। ठीक है, तो c1 cos pct प्लस c2 sin pct मल्टीप्लाई बाय c3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो क्या हो जाएगा, c3 c1 cos pct प्लस c2 sin pc इंटू t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि ये टर्म तो आप ये दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और इज इक्वल टू 0 है, तो ये आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में कि अगर ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और ये 0 की इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 की इक्वल है ये टर्म, या ये c3 जो है ये 0 की इक्वल है। ठीक है, या ये टोटल टर्म जो है ये 0 की इक्वल होगा, या फिर ये टर्म जो है वो 0 की इक्वल होगा। तो आप देखें अगर हम इस टर्म को 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ पे जो u का ये u जो है वो टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे 0 कर दें ये, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम इस टर्म को जो है वो 0 नहीं कर सकते, मतलब इस टर्म को हम 0 नहीं कर सकते। अगर हम इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे u की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे c3 जो है वो 0 की इक्वल होगा, तो हम क्या कहेंगे c3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा जो c3 है वो क्या हो जाएगा, c3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम c3 इज इक्वल टू 0 को उठा के इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, हमने c3 की वैल्यू निकाल ली, c3 इज इक्वल टू 0, हम c3 इज इक्वल टू 0 को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इसको पुट कर लें, एक मिनट, सॉरी, अगर हम c3 इज इक्वल टू 0, हमारे पास c3 की वैल्यू क्या है, c3 इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन से। ठीक है, अगर हम c3 इज इक्वल टू 0 को उठा के इक्वेशन 11 में पुट कर लें। ठीक है, अगर हम c3 की जगह 0 को पुट कर लें इक्वेशन 11 में। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन 11 है इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू c1 cos p ct प्लस c2 sin pc इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय c3 cos px। तो c3 की जगह वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, इक्वेशन 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में आप c3 की जगह 0 पुट कर ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस c4 sin px। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 11 हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने c3 की वैल्यू निकाली कांस्टेंट की, c3 इज इक्वल टू 0, फिर c3 इज इक्वल टू 0 को उठा के इक्वेशन 11 में पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास uxt जो है वो इसकी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, u ऑफ एक्स टी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, u ऑफ एक्स टी जो हो जाएगा यहाँ पे c1 cos pct प्लस c2 sin pct। यहाँ पे अगर हम x c3 की जगह 0 पुट कर लेंगे तो ये टोटल टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस c4 sin px। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा c4 sin px मल्टीप्लाई बाय c1 cos pct प्लस c2 sin pc इंटू टी। ठीक है, तो हमारा जो u की वैल्यू आएगी, u की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, u इज इक्वल टू c4 sin px c1 cos pct प्लस c2 sin pc इंटू टी। ठीक है, तो हम इक्वेशन 11 तक पहुंच गए थे, अब आप इसको नाम दे दें इक्वेशन 12। ठीक है, क्या नाम देंगे आप इसको, इक्वेशन 12। ठीक है, फिर इसके बाद बाउंड्री कंडीशन, दूसरी बाउंड्री कंडीशन भी हमारे पास थी। दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थी कि अगर हम x को l पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, u ऑफ l t इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन था वो क्या था, u ऑफ एल टी इज इक्वल टू 0, मतलब ये है कि अगर हम x को l पुट करते हैं तो u जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम x को l पुट करते हैं तो u जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन का सेकंड फॉर्म था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम x इज इक्वल टू l पुट करेंगे इक्वेशन 11 में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम x इज इक्वल टू l पुट कर लेंगे इक्वेशन 11 में, तो हमारे पास इक्वेशन 11 क्या बन जाएगा, u ऑफ x की जगह वहाँ पे क्या पुट कर लें, l पुट कर लें,
तो u ऑफ एल टी इज इक्वल टू, सॉरी क्वेश्चन 11 में नहीं, इक्वेशन 12 में आपने पुट करना है, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू एल एन इक्वेशन 12, ठीक है। इक्वेशन 12 में आप x की जगह l पुट कर लें। जो हमारे पास जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन था वो क्या था कि अगर हम x को l पुट करते हैं तो हमारे पास u की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम उसी बाउंड्री कंडीशन को उठाएंगे x इज इक्वल टू l और उसको इक्वेशन 12 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, u x की जगह l, ठीक है। तो u l t इज इक्वल टू c4 साइन p, x की जगह क्या हो जाएगा, l आ जाएगा, ठीक है। c1 cos p ct प्लस c2 साइन पी सी इंटू टी, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने x की वैल्यू उठा के x इज इक्वल टू एल इस इक्वेशन 12 में पुट कर दी, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू एल एन इक्वेशन 12, ठीक है। ये हमारे पास जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन था वो ये था, x इज इक्वल टू एल का। तो x इज इक्वल टू एल, तो यू एल टी इज इक्वल टू सी फोर साइन पी एक्स की जगह एल, सी वन ये अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यू एल टी, ये बाउंड्री कंडीशन जो है, ये बाउंड्री कंडीशन किसके इक्वल था, अभी आपको मैंने बताया कि यू एल टी जो है ये किसके इक्वल था, 0 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म जो है ये 0 की इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं C4 साइन पी एल C1 कॉस पी सी टी प्लस C2 साइन पी सी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। किसके इक्वल होगा ये, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। अगर हम x इज इक्वल टू एल पुट करते हैं तो हमारे पास जो u ऑफ एल टी जो है वो ये आ जाता है, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि u ऑफ एल टी जो है वो 0 है अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, तो ये हो जाएगा C4 साइन पी एल, ठीक है, C1 कॉस पी सी टी प्लस C2 साइन पी सी टी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशन को देख ले, यू ऑफ एल टी क्या था, इज इक्वल टू 0। तो ये टोटल टर्म जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, C4 साइन पी एल C1 कॉस पी सी टी प्लस C2 साइन पी सी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि हम इस टर्म को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस टर्म को 0 करेंगे तो हमारा जो u हो जाएगा, u जो है वो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये टर्म जो है ये 0 हो जाए तो u जो है अगर हम वहाँ पे इसकी जगह 0 पुट करेंगे u में, तो वो टोटल टर्म u जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप C4 को देख लें, अगर हम C4 को 0 कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा, जो u की वैल्यू आई थी अगर हम वहाँ पे C4 को 0 पुट करेंगे तो C4 सबके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो जो टोटल टर्म है वो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम C4 को भी 0 नहीं लिख सकते और C1 cos PCT प्लस C2 sin PCT को भी 0 नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है कि sin PL जो है इसको हम लिख सकते हैं sin PL is equal to 0 because C4 is not is equal to 0। अगर हम C4 को 0 लिखते हैं तो हमारा जो टोटल U का टर्म है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि C4 जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये टर्म भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, C4 भी नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, साइन पी एल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पी एल को लिखना चाहें तो यहाँ पे पी एल की वैल्यू क्या आएगी, पी एल इज इक्वल टू साइन पी एल इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे पी एल को निकालना चाहें तो पी एल किसके इक्वल होगा, पी एल इज इक्वल टू एन पाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आ रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, उसका सोल्यूशन होता है पी एल इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे p की वैल्यू को निकाल लें तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इज इक्वल टू एन पाई बाई एल, ठीक है। तो p इज इक्वल टू एन पाई बाई एल आया है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे,
हम P इज इक्वल टू एन पाई एल को उठाएंगे और इसको इक्वेशन 12 में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन 12 आया था वो क्या था, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C4 साइन px C1 cos pct प्लस C2 साइन pcn2t, ठीक है। तो आपको मैं इसकी बात कर रहा था, अगर आप इसमें इस टर्म को जीरो करते तो ये टर्म जीरो होता, तो u की टोटल वैल्यू जीरो हो जाती। अगर हम C4 को जीरो पुट करते हैं तो ये C4 इसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो ये टोटल टर्म जीरो हो जाता, तो u जो है वो जीरो के इक्वल हो जाता। तो हम तो ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारा टोटल u जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन पी एल को जीरो पुट कर लेंगे। तो वहाँ से हमने p की वैल्यू निकाली, p इज इक्वल टू एन पाई डिवाइड बाई एल, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 12 आया था। अब हम क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू एन पाई बाई एल एन इक्वेशन 12। तो हमारे पास इक्वेशन 12 ये था, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपके पास नजर आ रहा है ये क्या था, इक्वेशन 12। तो हम p की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 12 में पुट कर लेंगे, ठीक है, p की जगह। तो क्या बन जाएगा, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C4 साइन, p की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, p की जगह यहाँ पे n पाई आ जाएगा, ठीक है। p की जगह n पाई बाई l, ठीक है, n पाई बाई l, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके साथ x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4 साइन n पाई बाई l इंटू एक्स, ठीक है, C1। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि अगर हम p इज इक्वल टू एन पाई बाई एल, इसको हम इक्वेशन 12 में पुट करेंगे, ठीक है। तो u ऑफ एक्स टी क्या होगा, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C4 साइन, p की जगह हम क्या पुट करेंगे, n पाई बाई एल, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ क्या है, x, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन n पाई x बाई एल, C1 कॉस, p की जगह n पाई बाई एल, तो ये हो जाएगा n पाई सी टी बाई एल, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, C2 साइन, p की जगह n पाई बाई एल, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, C n2t, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू C4 साइन n पाई x बाई एल, C1 कॉस n पाई ct बाई एल, प्लस C2 साइन n पाई ct बाई एल, ठीक है। अगर हम p इज इक्वल टू n पाई बाई एल पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो एक u एक्स टी की वैल्यू वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, C4 साइन n पाई x बाई एल, C1 कॉस n पाई ct बाई एल, प्लस C2 साइन n पाई ct बाई एल, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, ठीक है, हम C4 को अंदर लेके जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, अगर ये C4 यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, साइन n बाई x बाई एल n2, C4 यहाँ पे आ जाएगा तो C4 C1, ठीक है, ये हो जाएगा C4 C1 कॉस n बाई सी टी बाई एल, प्लस ये C4 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C4 C2 साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ये C4 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C4 C2 साइन n पाई सी टी बाई एल, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे C4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम C4 को यहाँ पे एंटर कर दे तो यह क्या हो जाएगा, साइन n पाई एक्स बाई एल, C4 C1 कॉस n पाई सी टी बाई एल, प्लस C4 C2 साइन n पाई सी टी बाई एल, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस C4 C1 और C4 C2 को यहाँ पे इसको कोई कांस्टेंट नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे C1
और C4 ये कांस्टेंट है, ठीक है। C2 और C4 ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट को हम कुछ नाम देते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं A, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं B, ठीक है। तो हमारे पास जो U की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, U ऑफ xt इज इक्वल टू साइन n पाई x बाई l, ठीक है। अच्छा, C4 और C1 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, A लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा A cos n पाई ct बाई l प्लस C4 और C2 की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, B, ठीक है। तो ये हो जाएगा B प्लस B साइन n पाई ct बाई l, ठीक है। तो हमारी u की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, u इज इक्वल टू साइन n पाई x बाई l। इसको मैंने a का नाम दिया और इसको मैंने b का नाम दिया। a और b जहाँ पे जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इसकी इक्वल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस, सॉरी इनिशियल कंडीशन नहीं, यहाँ पे जो ए है वो का क्या होगा, यहाँ पे वेयर ए इज इक्वल टू C1 C4 एंड बी इज इक्वल टू C2 एंड टू C4, ठीक है। यहाँ पे जो ए है वो किसके इक्वल है, C1 और C4 के, और जो बी है यहाँ पे वो C2 एंड टू C4 के इक्वल है। मैंने क्या किया, मैंने इसकी जगह ए पुट किया है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो उसकी जगह मैंने एक दूसरा कांस्टेंट किया ए, ठीक है। इसकी जगह मैंने एक दूसरा कांस्टेंट लिया बी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू दिस और बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये तो हो गई यू की वैल्यू। जब हमने क्या किया है, हमने बाउंड्री कंडीशंस को यूज किया, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थे, यू ऑफ 0t इज इक्वल टू 0, यू ऑफ एल टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको मैं क्या कर रहा था कि हम बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास इनिशियल कंडीशंस भी थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनिशियल कंडीशंस को वेव इक्वेशन में पुट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो वेव का इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा जब हमारे इनिशियल कंडीशंस होंगे, ठीक है। ये बाउंड्री कंडीशंस थे, तो यहाँ पे जो यू है, यू की वैल्यू ये आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनिशियल कंडीशंस को यूज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन याद हो स्टार्ट में से, सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशंस थे और इनिशियल कंडीशन थे। तो हमने बाउंड्री कंडीशन को वेव इक्वेशन के सोल्यूशन में पुट किया, ठीक है। तो यहाँ पे यू की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इनिशियल कंडीशंस को यूज करेंगे वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया था उसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशंस को यहाँ पे पुट करेंगे।